ब्रिक्स समिट कल होना है, लेकिन ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ब्रिक्स समिट आज तमाम अहम मुलाकातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुरुआत की व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, 16 समझौते हुए। उसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, जो काफ़ी अहम मानी जा रही है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जैकब जुमा के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। लेकिन कल जब ब्रिक्स समिट होगा, उसका नतीजा क्या होता है, उस पर अब सबकी निगाहें हैं। और अगर सेंट्रल इशू की बात की जाए तो आतंकवाद इसमें बिल्कुल प्रोमिनेंट है, कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड इश्यूज़। और उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं, लेकिन सेंट्रल इशू जो है लगातार हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर अचल मल्होत्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत अमेरिका के काफ़ी करीब जा रहा था, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें। रशिया उसी दौरान पाकिस्तान के करीब आने लगा, और इसी माहौल में ऊफा में ब्रिक्स का समिट हुआ था। आप थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही तो आपने ये भी कहा था कि ऊफा में हम लोग बहुत नज़दीक थे आतंकवाद पे। जिस तरह का डिक्लेरेशन होना चाहिए था, वैसा डिक्लेरेशन ऊफा में हम लोग बहुत करीब थे, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या इसके पीछे रशिया और पाकिस्तान के बीच जो नज़दीकियाँ हो रही थी, ये एक वजह हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ऊफा से जो पहले वाली समिट हुई थी 2014 में, उसमें एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मुलेशन जो है इस्तेमाल किया गया था, और उसमें एक आ गया था, ऑल एंटिटीज शुड रिफ्रेन फ्रॉम सपोर्टिंग टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक क्लियर इम्प्लाइड जो इंडिकेटर था वो पाकिस्तान की तरफ था। अगले साल 2015 में ऊफा रशिया में हुई, और वहाँ डिक्लेरेशन तैयार हुई। तो अक्सर जो होस्ट कंट्री होती है वो पहले ड्राफ्ट करती है, एक प्रैक्टिस है, और उसके बाद फिर उसमें सबके व्यूज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो उस समय की जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा था 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद, कुछ ऐसा परसेप्शन सा बन रहा था कि हम रशिया से थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और रशिया की खुद की जो है बहुत सारी कंपल्शंस थी जो उन्हें पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही थी। एक तो यही पॉइंट था, थोड़ा हमें भी वो पिन करना चाहते थे कि अगर आप हमसे ड्रिफ्ट करोगे तो हम इस रीजन में पाकिस्तान की उंगली पकड़ लेंगे। दूसरा ये था कि रशिया जो है वेस्ट के साथ उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, तो वो बहुत ही डिस्परेट है अपने आर्म्स को सेल करना, उन्हें अपने रेवेन्यू को बढ़ाना। तो उनके लिए डबल अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में वो जो फॉर्मुलेशन है उसको 2015 में ड्रॉप किया। मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस, मेरी पर्सनल असेसमेंट है। अगर हम इसी तरह की कोई फॉर्मुलेशन को दोबारा इनकॉर्पोरेट करने में सफल हो जाते हैं इस बार, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी खबर। आपको लगता है कि 2015 से 2016 के बीच अब स्थितियां काफ़ी बदली हैं, और जो कह रहे थे अचल मल्होत्रा की जो डिक्लेरेशन आया उसको बहुत ही डाइल्यूट कर दिया गया। आपको लगता है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और रूस और भारत एक बार फिर काफ़ी करीब हैं? और थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे कि बहुत ही फाइन बैलेंसिंग भारत कर रहा है। ऐसे में इस बार हम टफ लैंग्वेज देख सकते हैं, नॉट मेंशनिंग पाकिस्तान। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि इस समय वो जो 2014 का जो आप बता रहे थे डिक्लेरेशन, जिसमें फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग या सप्लाई ऑफ वेपन्स बाई सर्टन स्टेट्स, इस तरह का कुछ फॉर्मुलेशन आ सकता है बगैर पाकिस्तान के नाम लिए हुए। देखिए, पाकिस्तान को तो चाइना कभी नहीं अबैंडन करेगा। उसकी बहुत वजह है। पाकिस्तान ने चाइना की दोस्ती अमेरिका से कराई, पाकिस्तान ने चाइना की दोस्ती सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ स्टेट्स ने की। चाइना उनकी वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी से चाइना को वो गॉर्डर पोर्ट के ज़रिए पर्शियन गल्फ तक पहुंचा रहा है। चाइना उनके लिए चीप लेबर भी वो देखते हैं कि सस्ता लेबर भी वहाँ बहुत है, और चीप प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाए जा सकते हैं जिनका मार्केट वहाँ पे भी है और दूसरी जगह पे भी है। जैसे कि चाइना अपनी बहुत सी इंडस्ट्रीज शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी जगहों पे, जो सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगी, वो हाई नेट वर्थ वाले प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। महंगी चीज़ें, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें बनाएंगे जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चाइना उनके लिए पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको तो वो अबंडन नहीं करेंगे। उसकी बहुत सी चीज़ें वो इग्नोर भी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो जिंजियान प्रोविंस के अंदर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मूव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीज़ ये है
कि पाकिस्तान इंडिया को कंटेन करने के लिए भी वो यूज़ करते हैं। चाइना जो है भारत के जो बढ़ते हुए रिश्ते थे अमेरिका या पश्चिमी देशों से, उससे बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया और दूसरी पॉलिसीज़ जितनी भी हैं उसमें इंडिया चाहता है कि एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनाने, ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनना चाहता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़ा चीप लेबर भी है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, कंप्यूटर सेवी भी है और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे सारी वो चीज़ मौजूद है कि वो इन्वेस्टमेंट पश्चिमी देशों का जो चाइना में जा रहा था, या जापान का इन्वेस्टमेंट जो चाइना में जा रहा था, या साउथ कोरिया का इन्वेस्टमेंट जो चाइना में जा रहा था, वो शिफ्ट होके आने वाले समय में भारत में बहुत बड़ी संख्या में आने वाला है, जिसकी वजह से तो इंडिया यूएस के गहरे होते रिश्ते ये चिंता पैदा कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान में। लेकिन मिस्टर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे इकोनॉमिकली हम क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान को जो हम अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली भारत को क्या करना चाहिए, ऐसे फोरम का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया, जैसा कि आगा साहब ने बताया कि इंडिया इज़ नॉट ओनली राइजिंग बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इस बार अभी आपने देखा होगा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आई है 2016 की 3-4 वीक्स बैक, तो उसके अंदर इंडिया हैड द हाईएस्ट जंप अमंग ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो निश्चित रूप से इंडिया, एंड वी रीच टू पोजीशन 39 फ्रॉम 55, तो 16 पॉइंट का जो जंप हुआ है, तो इसलिए चाइना ये निश्चित रूप से समझ गया है कि नेक्स्ट 5 years टाइम अगर थोड़ा सा हमारा द ईज ऑफ बिजनेस, अभी जीएसटी का भी जो रिफॉर्म हुआ, सो आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग इट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। तो अब देखिए, अब चाइना के अंदर 1 या 2 उसका भी जो है ना जंप नहीं हुआ इवन इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। सो इन टाइम टू कम, अच्छा इंडिया इज गोइंग टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में एक और है, कॉस्ट ऑफ लेबर इन चाइना इज नो लॉन्गर चीप, नो कॉस्ट ऑफ लेबर इन इंडिया इज चीप, बट वन थिंग इज वी नीड टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। अच्छा, लॉजिस्टिक्स के अंदर भी आपने देखा इंडिया में निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है इन टर्म्स ऑफ रोड, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द रिवरवेज, इनलैंड वाटरवेज। तो चाइना लुक्स एट इंडिया एज ए कॉम्पिटिटर, चाइना डज नॉट लुक पाकिस्तान एज ए कॉम्पिटिटर। तो वो एक इंपॉर्टेंट इशू है उसमें। ये इशू मिस्टर टॉपडन, जो बात डॉक्टर जोशी ने कही है कि चाइना और भारत के रिश्ते इसलिए भी थोड़े बहुत गर्म नहीं हो पाते हैं, या कहें कि बहुत कॉर्डियल नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे क्या यही वजह है कि कॉम्प्लीमेंट्रिटी इन चाइना एंड इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशंस, दैट इज आल्सो जी। तो क्या ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है वही एक खास वजह है? नहीं जी, ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स और ट्रेड मैटर नहीं करता है। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में अभी $600 बिलियन का ट्रेडिंग होता है। उससे कोई अमेरिका और चीन के बीच में जो डिफरेंसेस है वो चले नहीं जाता है, उनके रहते हैं टेंशन। इसी तरह जापान और चीन के बीच में भी है, $100 बिलियन उनका आर्थिक उनका रिश्ते हैं, उससे उनकी जो डिफरेंसेस है ईस्ट चाइना सी में कहीं भी हो, ये ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो एक ट्रेड अलग चीज़ है, बाकी पॉलिटिकल रिलेशन अलग चीज़ है। सो आप अगर हर चीज़ को एक पूरा खिचड़ी बना देंगे, ऐसे नहीं होगा। फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन बहुत स्पेशलाइज हो चुका है, बहुत सेगमेंटेड हो चुका है। उस चीज़ों से देखिए, बड़ा क्लिनिकल ढंग से ये चीज़ें डिस्कस किया जाता है और इन चीज़ों पे पोजीशन लिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, कल जो स्टेटमेंट आएगा ऑन द ब्रिक्स समिट, टेररिज्म का बड़े मुद्दों पे बात हो सकता है। बाकी कंट्रीज़ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम बड़ा बास्केट, जो टेररिज्म की बड़ी बाल्टी है, उसके अंदर हम बात करेंगे, जिसमें हार्ड सिक्योरिटी, हार्ड पीस एंड सिक्योरिटी, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ता है, जैसे है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या जो टेररिस्ट जो है न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर सकता है, या कि जी साइबर सिक्योरिटी है, या इंटरनेट सिक्योरिटी है। और ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पे शायद मल्टीलैटरल लेवल पे लोग डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे आके एक इंडिविजुअल को लेके एक बड़ा स्टेटमेंट दे देंगे मसूद अजहर को लेके, या इस तरह के, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्लेटफॉर्म को इस तरह यूज़ भी करना चाहिए और एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता होगा भी, एक शायद डायलूटेड करेगा जी। चलिए, अब एक बार फिर से आलोक के पास चलते हैं और देखते हैं कि आलोक, आज जो बायलैटरल्स हुए हैं, जो तमाम अहम मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद किस तरह का अब माहौल है? कल जब ब्रिक्स समिट के लिए तमाम नेता जुटेंगे, तो आपको लगता है कि जो तमाम हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं
वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा या कुछ अलग भी हो सकता है? देखिए, कल सुबह 10 बजे से ब्रिक्स का समिट शुरू होगा और फोटो अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद करीब 2 से ढाई बजे के करीब में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में तो ज़बरदस्त तरीके से आतंकवाद के मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन जो डिक्लेरेशन होगा उसमें कितना हद तक उसमें की चीज़ें जा पाती हैं, ये देखना होगा। तो यहाँ पर जो एक तरह से माहौल जो सेट हुआ है बिम्स्टेक और ब्रिक्स को लेकर, तमाम जो देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक बहुत ही इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खासतौर से इस तरह के समिट्स को। और जो अब साथ साथ जो इकोनॉमिक टाइज हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसको भी लेकर काफ़ी लोग उत्साहित हैं कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है। दोनों देश जैसे रशिया, चाइना, इंडिया और तमाम जो देशों के बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन जो इस तरह के जो सिक्योरिटी और इस तरह के जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा जिस तरह से कैनवस जो खींचने की ज़रूरत है, बड़ा पिक्चर करने की ज़रूरत है, उस तरह से अभी काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इस ब्रिक्स समिट गोवा में हो रहा है, इसको एक लिहाज से कहें कि अगर ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर अगर बन गया तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी। हालांकि इस ब्रिक्स 2016 गोवा से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेमानी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मील का पत्थर बनता है भारत के जो कंसर्न है आतंकवाद को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको कही जा सकती है मोदी सरकार के लिए। जी बिल्कुल, वही बात आंचल मल्होत्रा भी कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन मिस्टर राघव, आपको लगता है कि वाकई यहाँ से एक कम से कम एक रास्ता तो बनेगा जिस रास्ते पर हम लोग चलना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ बनेगा, इसलिए कि पाकिस्तान पहले ही काफ़ी आइसोलेटेड हो चुका है और इस समय पाकिस्तान के अंदर स्वयं बहुत झगड़े चल रहे हैं, आपस में उनकी बहुत डिफरेंसेस हो गए हैं सिविलियन गवर्नमेंट की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से, और वो खुल के अब अखबारों में भी छप गई, वो न्यूज़ भी आ गई है और वहाँ की जनता भी काफ़ी चिंतित वहाँ पे नज़र आती है। सर्जिकल स्ट्राइक के जो नतीजे थे वो जितने हम लोगों ने सोचे नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा तक पहुँचे। वहाँ पे ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान जो आइसोलेट हुआ है उसका मेन कारण जो था वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और दूसरे तालिबान ग्रुप्स की वजह से इनको हुआ है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उनको सपोर्ट बंद करे। तो इस ऐसे माहौल में चाइना या कोई भी देश होगा कब तक इनको अजहर मसूद को बचाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें डिक्लेरेशन में अजहर मसूद की बात होगी या कोई और चीज़ें आ जाएंगी या मेजर चेंजेस हो जाएंगे। जी। मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग थोड़ा स्ट्रॉन्ग उससे जो सन 14 वाला था उस टाइप का आएगा, उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बढ़ के आएंगी। इंडिया पूरी कोशिश करेगा और चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत से उसके संबंध पूरी तरह से बिगड़ जाएं एक इशू को लेके। एक और भी इशू है जो खटास पैदा कर रहा है। मिस्टर त्रिपाठी, आपसे जानना चाहेंगे, साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं भारत और चीन के, तो क्या वो भी एक वजह है कि दोनों के रिश्ते जो हैं बहुत कॉर्डियल नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे फोरम को मजबूत करने के लिए जो ज़रूरी है? देखिए, इंटरेस्ट क्लैश तो कर रहे हैं भारत और चीन के वहाँ भी और यहाँ अरब सागर में भी, जहाँ की ग्वादर में वो पोर्ट बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत ने जब भी साउथ चाइना के इशू के बारे में कहा है, नाम लेकर चीन का नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि आपसी उससे देखना चाहिए और एमिकेबली इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। तो इंडिया हैज़ रिफ्रेन टू टेक टू नेम चाइना एज अ कल्प्रिट। तो वो एक अच्छी बात हुई है, वो थोड़ा सा इंडिया के फेवर में गया है चाइना के मन में। हो सकता है उसका कोई फ़र्क पड़े। लेकिन इसके साथ साथ मैं आगा साहब की बात से ये करना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो है, अभी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सार्क की वजह से हमने एक मोमेंटम तैयार किया है और उसी मोमेंटम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इस मोमेंटम में थोड़ा सा और आगे हमें यहाँ पे वो हो, क्योंकि अभी पाकिस्तान और चाइना दोनों ही अभी इस मुद्दे पे थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है चाइना और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज, साउथ फिलीपींस, वियतनाम, जापान वगैरह को लेके,
और अमेरिका भी इसमें चिंतित है। तो जो चाइना में जो परसेप्शन है, चाहे हम उसका नाम ले या नहीं, जैसे त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, उन्होंने बाय नेम नहीं कहा कभी, लेकिन चाइना में ये परसेप्शन है और किसी हद तक ठीक परसेप्शन है कि इंडिया इज सॉर्ट ऑफ यूएसए, जापान, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर एक फ्रंट बनाना चाहता है चाइना के अगेंस्ट। और जो भी हमने स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं जिसमें हम भी सिग्नेटरीज थे, हमने जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करी, फ्रीडम ऑफ राइट्स फॉर एयर सेफ्टी वगैरह सबकी बात करी, तो उस पर एक फ्रेज ऐड किया हमेशा, पर्टिकुलरली इन साउथ चाइना सी। नाउ दिस ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कि हम चाइना को टारगेट कर रहे हैं। एक बार सिर्फ जब एनएसजी की वो डेलिब्रेशंस चल रही थी, उस दौरान हम एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें हम सिग्नेटरीज थे यूएसए में, वहाँ हमने इस फ्रेज को डेलिबरेटली हटा दिया था। आई थिंक दैट वाज आइडिया वाज कि चाइना को अपीज किया जाए कि हमने ये जो फ्रेजियोलॉजी यूज़ नहीं करी है, पर्टिकुलरली इन साउथ चाइना। तो चाइना के पर्सपेक्टिव से अब हम बहुत अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी है, चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वहाँ से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और ये सब कर रहा है, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटीज़ है उसके हिसाब से उसको भी कुछ ना कुछ जो है वो पॉइंट चाहिए हमें अपोज करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनके जो रिलेशंस हैं ये हमेशा टोटलिटी में देखे जाते हैं। बहुत सारे डॉर्मेंट हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, बॉर्डर है, तिब्बत को लेके है, जो अब इनमें छोटे छोटे इरिटेशंस ऐड होते रहते हैं एंड उनको हमें वन बाय वन एड्रेस करना है। अजहर महमूद का जो किस्सा है वो चाइना बहुत ज़्यादा दिन तक खींच नहीं पाएगा। 14 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इसके फेवर में हैं और कब तक वो रोक पाएगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्टेड है ऑलरेडी, उसके लीडर को ना लिस्ट होने से कब तक, ये टेक्निकल होल्ड पे कब तक रखेगा? चाइना की बात कुछ समझ भी नहीं आती। हाँ, किसी को नहीं समझ में मत बनाने की बात करता है कि जो भी डिसीजन हो एक मत से हो, तो चार सदस्य तो आपके साथ हैं और सिर्फ आप अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल। मिस्टर स्टोपडाल, आपसे जाना चाहेंगे, ब्रिक्स जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, 8वां समिट है ये, आपको लगता है कि ये उसी दिशा में चल रहा है जिस इकोनॉमिकल और जो हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन की बात कर रहे थे, उस दिशा में आपको लगता है कि बढ़ रहा है, या आपसी टकरार जो है कहीं ना कहीं बीच में अवरोध खड़ा करती है? देखिए, अभी तक तो ब्रिक्स बहुत अच्छी तरह अपने रास्तों पे चल रहे थे, जैसे चेंजिंग द ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, आईएमएफ की जो फंक्शनिंग है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो भी हम चाहते हैं, जो इनके एजेंडे थे पुराने, वहाँ तक तो अच्छा चल रहा था। लेकिन अब लगता है कि बहुत सारे जो निटी ग्रिटीज़ जो है अब आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस अब आ सकते हैं। ये कुदरती चीज़ है। ये अब जब डिटेल में जाएंगे तो और भी डिफरेंसेस आ जाएंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल मुद्दे घुस जाते हैं, जैसे आतंकवाद के मुद्दे घुस गए थे इनमें। तो इन चीज़ों को लेके जो ब्रिक्स का जो चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हर चीज़ का एक मतलब होता है। जैसे आप चाइनीज़ कह रहे हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इन द ब्रिक्स, अगर कल का डिक्लेरेशन में आ गया, व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स दैट जब चाइना इसलिए कहते हैं, जो उनकी पुरानी जो मेथोडोलॉजीज़ है, जो अफ्रीका में गए हैं या लैटिन अमेरिका, जो एक लीडरों को खुश करके किसी देश में घुसते हैं, वो आप कम नहीं कर रहा है, वो आप पीपल लेवल पे काम करना चाहता है। उनकी जितने भी बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, आप वो लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। लोगों के साथ कैसे काम करेंगे? ट्रेड बढ़ेंगे, लोगों को खुश करेंगे। आप लीडर को खुश नहीं करेंगे, लोगों को खुश करेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को इनरोज करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि चाइना क्या गेम खेल रहा है। तो ये जो लैंग्वेजेस होते हैं या पोजीशन लिए जाते हैं देश बड़े बड़े मल्टीलैटरल फोरम पे, जैसे ब्रिक्स में करेंगे, इसको बड़ा गहरापन से देखना पड़ेगा कि ये क्या चाहते हैं चाइना। तो देखिए, चाइना को समझना ऐसी एक साइंस नहीं है। चाइना को समझना बड़ा एक कलाकार है, एक आर्ट की तरह है। चाइना को समझना बहुत आसान है। चाइना को समझना आसान नहीं है। और डिसीजन बेस्ड ऑन रैशनल इवैल्यूएशन एंड द रिसर्च। अपना हित उनका सर्वोपरि है, ये कह सकते हैं। हर देश अपना हित सर्वोपरि रखता है उसमें। नहीं वो, लेकिन बिल्कुल ठीक बात कही है मिस्टर स्टॉपडाल ने। लेकिन आखिरी कमेंट आप सभी से, मिस्टर त्रिपाठी बहुत जल्दी चाहेंगे, जो सवाल मिस्टर स्टॉपडाल साहब ने किया, जिस उद्देश्य के साथ ब्रिक्स का गठन हुआ था, उन्होंने अब शंका जताई कि अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब जो तमाम छोटे छोटे इश्यूज अब आ रहे हैं, उससे खटास पैदा हो सकती है। और
वेस्ट को जो एक टक्कर देने की बात थी ब्रिक्स के जरिए, वो मकसद क्या डिफीट होगा आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी वो मकसद नहीं डिफीट होगा। और जो जैसे टॉप डाउन साहब ने कहा छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी वो इस स्थिति में नहीं है वो इश्यूज कि जो ब्रिक्स में आपस में इतनी ज़्यादा खटास पैदा कर सके। मिस्टर मल्होत्रा, देखिए ब्रिक्स का जो इस्टेब्लिश हुई थी तो उसका जो एम्फेसिस था वो इकोनॉमिक था और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की दिशा में काम करना चाहते थे। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मकसद वो काफी हद तक काफी हो गया, क्योंकि उन्होंने देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, एक आपने रिजर्व फंड क्रिएट कर दिया। तो जब तक एम्फेसिस इन कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे रहेगा तो ये ब्रिक्स आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कन्फ्रंटेशन इश्यूज आ जाएंगे तो मारपीट शुरू हो जाएगी। मिस्टर कमर आगा, बहुत जल्दी से। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ इनसे। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कल उस पर भी बातचीत होगी। फिर उसके बाद जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ है उसके ऊपर, और फिर वो IMF का जो मसला था लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी का जो मसला था फॉरेन, उसके ऊपर भी IMF वाला जो था एंगल, उसके पैरेलल जो बॉडी बनाई गई है बहुत जल्दी से आतंकवाद साथ चल ही रहा है। आतंकवाद तो अब देखना यह है कि ब्राजील के नए प्रेसिडेंट का क्या रुख होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि पिछली गवर्नमेंट जो थी ब्राजील की, वो खुल के इन सब चीजों को सपोर्ट करती थी। ये गवर्नमेंट बहुत प्रो वेस्ट है, इसका भी रुख कल देखना होगा। मिस्टर जोशी, बहुत जल्दी से। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इकोनॉमिक एजेंडा था और इकोनॉमिक एजेंडा अभी भी है। सो ऑल कंट्रीज नीड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंटरिटीज इन देयर इकोनॉमिक एजेंडा। और आप देखिए स्पेशली रशिया के अंदर तो लास्ट ईयर के अंदर 31% का एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है। सो रशिया विल डू दैट एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड डेफिसिट। समय है कि अब आपके जो एंड इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो एंगेजमेंट है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, सो दैट आई थिंक वी फॉर्म एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू लुक इनटू ऑल दीस इश्यूज, इकोनॉमिक एंड अदरवाइज आल्सो। बिल्कुल, तो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उसको केंद्र में रखने की जरूरत है और छोटे इश्यूज से हमको भटकना नहीं चाहिए। और अगर वो हावी होते हैं तो शायद ब्रिक्स का मकसद डिफीट हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए।